नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री से चैप्टर 3। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप टॉपिक से, अर्थात यूरोप के लिए फसलें। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने ये महसूस किया कि भारत के ग्रामीण इलाके न केवल कंपनी को रेवेन्यू दे सकते हैं, बल्कि यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सेंचुरी के आखिर तक कंपनी ने ओपियम और इंडिगो कल्टीवेशन पर पूरा जोर दिया। इसके बाद भी लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न हिस्सों में किसी न किसी तरह की फसल के लिए किसानों पर दबाव डाल रहे थे, चाहे फिर वो बंगाल में जूट हो या असम में चाय, यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसे कि वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहाँ पर गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में कॉटन और मद्रास में चावल की खेती के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों पर दबाव डाला। ये सब कैसे किया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को किस तरह फैलाया, इसको हम आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या कलर्स का भी अपना एक इतिहास होता है? डज कलर हैव ए हिस्ट्री? वास्तव में दोस्तों, रंगों का भी अपना इतिहास है। रंग ही नहीं, हर चीज़ का अपना एक इतिहास होता है। यहाँ आपकी बुक में दो फिगर दिए गए हैं। फिगर 5 जो कि आंध्र प्रदेश के जो बुनकर हैं उनके द्वारा बनाया गया प्रिंट है। दूसरा ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार हुए हैं विलियम मॉरिस, उनके द्वारा बनाया गया कॉटन प्रिंट है। दोस्तों, इन दोनों में एक विशेष समानता है, एक खास बात है, वो ये है कि ये दोनों जो है, इन दोनों प्रिंट में इंडिगो कलर का इस्तेमाल किया गया है, नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। क्या आप जानते हैं कि ये जो इंडिगो कलर है वो कैसे बनता था? दोस्तों, इन कलर्स में, इन प्रिंट में जो इंडिगो कलर दिखाई दे रहा है वो इंडिगो नाम के एक प्लांट से निकाला जाता था। दोस्तों, इस बात की पूरी संभावना है कि 19वीं सेंचुरी के ब्रिटेन में जो इंडिगो कलर का इस्तेमाल किया जाता था वो कलर भारत में मिलने वाला जो इंडिगो प्लांट था उससे तैयार किया जाता होगा, क्योंकि उस समय भारत दुनिया में इंडिगो का सबसे बड़ा सोर्स था। दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ी, भारतीय नील की मांग क्यों थी। इंडिगो प्लांट जो है वो मुख्य रूप से ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है, अर्थात ये उन एरिया में उगता है जहाँ पर साल भर बहुत गर्मी रहती है। उष्णकटिबंधीय इलाकों का ये पौधा है। 13वीं सेंचुरी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर थे वो कपड़ों को डाई करने के लिए इंडियन इंडिगो का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय भारतीय जो नील है या इंडिगो है उसकी बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप के बाज़ारों में पहुंचती थी, या कहें कि कम मात्रा ही यूरोप के बाज़ारों में पहुंचती थी और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। यही कारण है कि यूरोप के जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है वो नीला रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर थे। दोस्तों, वोड जो प्लांट है वो टेम्परेट रीजन में उगता है, इसलिए यूरोप में ये आसानी से मिल जाता था। नॉर्थ इटली, सदर्न फ्रांस, जर्मनी व ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। इंडिगो के साथ कंपटीशन से परेशान यूरोप के जो वोट प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपनी सरकार पर ये दबाव डाला कि वे
इंडिगो के इंपोर्ट पर बैन लगा दें। मगर इसमें समस्या ये थी कि जो इंडिगो को टेक्सटाइल को डाई करने वाले लोग थे वो इंडिगो कलर ही पसंद करते थे। दोस्तों, इंडिगो कलर जो है वो बहुत चमकदार होता था, उसका कलर बहुत अच्छा होता था, जबकि वोड से मिलने वाला जो कलर था वो बेजान और फीका रहता था। 17वीं सेंचुरी तक आते आते यूरोप के जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है उन्होंने इंडिगो के इंपोर्ट में जो बैन लगा था उसमें ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था। कैरिबियन आइलैंड्स जिसमें कि सैंट डोमिंगो, वहाँ पर वो फ्रांस के नियंत्रण में था। ब्राज़ील पुर्तगीज में, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग इंडिगो की खेती करने लगे थे। नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। दोस्तों, 18वीं सेंचुरी के आखिर तक इंडियन इंडिगो की डिमांड और बढ़ गई। इसका कारण ये था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू होता है, ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज होता है और उसके जो कॉटन प्रोडक्शन है उसमें भारी इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। अब कपड़े की रंगाई की जो मांग थी वो बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। जब इंडिगो की डिमांड बढ़ी उस दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली जो आपूर्ति थी, जो सप्लाई, वो कुछ कारणों से बंद हो गई। इसके पीछे कारण ये था कि फ्रांस जो सेंट डोमिंगो में अपने नियंत्रण में ले रखा था फ्रांस ने उसको, वहाँ पर जो अफ्रीकी गुलाम थे उन्होंने 1791 में फ्रांस के खिलाफ बगावत कर दी। वहाँ पर जो अफ्रीकी गुलाम थे उन्होंने बागान मालिकों की हत्या करी, उनको मारना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों से स्लेव सिस्टम को, दास प्रथा को समाप्त कर दिया और इन घटनाओं की वजह से कैरिबियन आइलैंड्स में इंडिगो की खेती जो है वो ठप हो गई। इसी कारण यूरोप को इन क्षेत्रों से इंडिगो की सप्लाई बंद हो गई थी। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का जो नील उत्पादन था वो बिल्कुल आधा रह गया था। ब्रिटेन के जो डायर्स थे अब इंडिगो की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और सोर्स की तलाश कर रहे थे। दोस्तों, ये इंडिगो अब कहाँ से मिल सकता था? अब अंग्रेजों की नज़र भारत पर पड़ी तो भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ने लगी, यानी कि ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। दोस्तों, यूरोप में इंडिगो की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, इसीलिए कंपनी जो है भारत में इंडिगो कल्टीवेशन पर जो है दबाव बनाने लगी। 18वीं सेंचुरी के आखिरी दशकों तक बंगाल में इंडिगो की खेती बड़ी तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला जो इंडिगो है वो अब दुनिया के बाजारों में छा चुका था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा इंपोर्ट किए गए इंडिगो में इंडियन इंडिगो का हिस्सा केवल 30% था, जो कि 1810 तक आते आते ये हिस्सा 95% हो चुका था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से यूरोप में इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए भारत की तरफ जो है लोग आकर्षित होते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे इंडिगो का व्यापार फैला, कंपनी के ऑफिसर्स, उनके जो कमर्शियल एजेंट थे,
वो इंडिगो के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने इंडिगो के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और इन्होंने अपने नील के बागान खड़े कर दिए। दोस्तों, ये इंडिगो जो इतना अट्रैक्ट कर रहा था, इतना फायदेमंद इनको लगने लगा था कि ये जिनके पास पैसा नहीं होता था वो लोग भी या तो कंपनी से लोन लेते थे या जो नए नए बैंक थे उनसे ये कर्ज लेकर जो है भारत में इंडिगो कल्टीवेशन कर रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह भारत में इंडिगो के लिए ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ी। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिगो की खेती या इंडिगो कल्टीवेशन किन तरीकों से होती थी या नील की खेती कैसे होती थी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना सही है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ी, भारत में यूरोप के लिए कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी या किन फसलों को बोने के लिए अंग्रेज भारतीय किसानों पर दबाव बनाते थे। दूसरा, वोट जो प्लांट है वो क्या है, कहाँ पर उगता है, इंडिगो किस रीजन का प्लांट है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि 18वीं सेंचुरी में इंडियन इंडिगो की डिमांड और ज़्यादा क्यों बढ़ी, ठीक, इसके पीछे क्या कारण था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना सही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।